अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल तो होगा। मैं हूं वकास वलाना। अली हैदर की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दे रहा हूं। तहरीक इंसाफ का शराजा बिखर गया है। पीटीआई वाइंड अप ऑपरेशन में तेज़ी आ गई है और कल तक मुल्क की मकबूल तरीन जमात कहलाने वाली पीटीआई के बतन से एक के बाद एक नई जमात जन्म ले रही है। पंजाब के बाद केपीके में भी तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गई है जमात और पीटीआई चेयरमैन के करीबी साथी और साबिक वज़ीर आला कि परवेज खटक ने भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से अलहदा सियासी जमात बना ली है। पंजाब में जहांगीर तरीन की तहरीक इस्तेकाम पार्टी के क़याम, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमतों के इन्हदाम के बाद पीटीआई चेयरमैन के लिए यह सबसे बड़ा सियासी धचका है और वो पहले से ज्यादा तनहा हो गए हैं। आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। हमारा मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमें नई जमात बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालूं। परवेज खटक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में साबिक वजीर आला केपीके महमूद खान समेत 57 से ज्यादा साबिक अरकान असम्बली की शमूलियत के बाद केपीके से तहरीक इंसाफ वॉश आउट हो चुकी है। साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक अमर, साबिक सूबाई मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगेश, साबिक अरकान असम्बली इफ्तिखार मुशवानी, शौकत अली, इरबाब वसीम, याकूब शेख, आगाज़ अकरम, पीर मुसव्विर शाह और सालेह मोहम्मद भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शामिल हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक के फवाद चौधरी से भी राब्ते हुए हैं, जबकि साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह को भी अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। जियो न्यूज़ के मुताबिक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने एलामिया भी जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि केपीके में नई सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका परवेज खटक को सरबराह मुकर्रर किया गया है। एलामिया के मुताबिक 10 साल से हुकूमत करने वाली पार्टी सूबे की सियासत से भी आउट हो चुकी है। एलामिया में कहा गया है कि नई पार्टी का क़याम सानहा 9 मई पर पीटीआई में इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया। नई पार्टी में शामिल सियासी रहनुमा साबिक वजीर आजम को सानहा 9 मई का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। एलामिया में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम और पार्टी की क्यादत ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि सानहा 9 मई पर मुहब्बे वतन सियासतदानों ने पीटीआई से राहें जुदा कर ली हैं। दूसरी जानिब परवेज खटक की जानिब से नई जमात के ऐलान पर तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द अमल में कहा है कि मुल्क में सावन की घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। जमहूरियत की तमाम तर 14 जमातें टिड्डी दल से तबाह करके झाड़ झंकार से आबाद करने की कोशिश की जा रही है। परवेज खटक की क़यादत में बेज़मीरों के टोले की आवाम में कोई हैसियत नहीं है। पंजाब में इस्तेकाम पार्टी की तरह केपीके में पार्लियामेंटेरियन नामी पार्टी भी नाकाम हो जाएगी। आज जो खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक की सरबराही में बेज़मीरों के टोले की जो एक पार्टी बनाई गई है, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि किसी के भी जाने से तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोटर गैरतमंद है और वो ज़मीर फिरोश नहीं है। परवेज खटक साहब भी आज तक अपनी 31 साल सियासत में सिर्फ MPA के एक हल्के तक महदूद थे और उनके अलावा बाकी जितने लोग हैं इनके तो बाप दादा या ये खुद आज तक कभी काउंसलर भी नहीं बने। BBC के मुताबिक परवेज खटक ने पेशावर के एक निजी शादी हॉल में नई सियासी जमात का ऐलान किया, लेकिन उसमें मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं थी। शादी हॉल के बाहर मौजूद सहाफ़ियों को तस्वीरें भी नहीं बनाने दी गईं और उन्हें बताया गया कि प्रोग्राम की तफसील और वीडियोस तमाम मीडिया को बाद में फराहम कर दी जाएगी। जिन सहाफ़ियों ने शादी हॉल की तस्वीर भी बनाने की कोशिश की तो उनसे मोबाइल फ़ोन्स ले लिए या उनसे तस्वीरें डिलीट करवा दी गईं। BBC के मुताबिक परवेज खटक के इस इज्तिमा में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, शौकत यूसुफजई, तैमूर सलीम झंगड़ा और साबिक गवर्नर केपीके शाह फरमान कहीं नज़र ना आए और उनके एलामिये में कहीं ना ही कोई जिक्र है। हमारे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं, रज़ा रूमी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हारून रशीद साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन वाइंड अप कहीं रुकेगा या मुकम्मल तौर पर वाइट वॉश होगी? सर हारून रशीद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का जो ऑपरेशन वाइंड अप है ये कहीं जाकर रुकेगा या मुकम्मल तौर पर अब वाइट वॉश ही होगा इस जमात का? रज़ा रूमी साहब, आपसे ही पूछ लेते हैं। रज़ा रूमी साहब, पार्टी इज ओवर, तहरीक इंसाफ खत्म? जी, ये तो काफ़ी देर से दिखाई दे रहा था। मई 9 वो दिन था जिस दिन पीटीआई और उसके चेयरमैन ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा
और जो उनके पास सारा का सारा सियासी कैपिटल था, पॉलिटिकल कैपिटल, उसको ज़ाया कर दिया। और अब वो उस स्टेज पर आ गए कि वो मुकम्मल तौर पे तनहा हैं और उनकी जो पार्टी है वो तितर बितर हो रही है और शिकस्त व रिख्त का शिकार है। और ये मामला जो है अब बड़ा वाज़े दिखाई दे रहा है कि पीटीआई का वो मुस्तकबिल नहीं है, ना इलेक्शंस में और ना आने वाले सालों में वो एक मुअस्सर सियासी कुव्वत के तौर के ऊपर सियासी मैदान में रहेगी। हारून रशीद साहब, आप बताइएगा, तहरीक इंसाफ ऑपरेशन वाइंड अप या फिर हारून रशीद साहब से रब्ता दोबारा करते हैं। अच्छा, माजी में पार्टियां प्ले बैक करती थीं, दोबारा से वापस आती थीं, पुल बैक करती थीं, जैसे एमक्यूएम ने 90 की दहाई में किया, फिर आपने 2016 के अंदर एमक्यूएम को देखा, दोबारा आए। नवाज शरीफ का भी यही समझा जा रहा था 2020 के अंदर जो उन्होंने तकरीर की, दोबारा फिर उनके भाई इक़्तिदार में आ गए, उनकी राहें दोबारा जो हैं वो जुदा हुई लेकिन दोबारा मिली और अब दोबारा वो सोचा जा रहा है और समझा भी जा रहा है कि वो दोबारा पावर में आ सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा इम्कान बाकी है कि अब आइंदा तहरीक इंसाफ भी दोबारा आ सकती है? देखिए, बात यह कि आपने जिन पार्टियों का जिक्र किया है वो बाकायदा मुनज़्ज़म पार्टियां हैं, उनके स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, कैडर्स मौजूद हैं। ये तो एक शख्स के गिर्द पार्टी घूमती है, ये पार्टी तो है ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा फैन क्लब है, कल्ट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। एक आदमी है, उसके पीछे लाखों करोड़ों लोग लग जाते हैं, लगे हुए हैं जो भी। तो अगर वो ना उन्होंने अपनी पार्टी की तंजीम साजी पे तवज्जो दी है, ना उनकी पार्टी का कोई प्रोग्राम है, ना उनका कोई मंशूर है, ना उनके उस तरह की ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। ये एक इस्टेब्लिशमेंट ने एक क्रिएट की थी ये पार्टी 2011 में बाकी दो पार्टीज को ख़त्म करने के लिए, और उन्होंने बहुत सारे लोटे जो हैं इस पार्टी में भर दिए थे। 2018 में लोटों को जो है कभी कभी गन पॉइंट के ऊपर, कभी कभी महकमा ज़राअत ने स्प्रे करके सुंडियों वाला उनको इनकी इमरान खान साहब की तरफ भेजा था। अब ये सारे वो लोग जो इनके साथ आए थे वो निकल रहे हैं, तो इलेक्टेबल्स के बगैर पार्टी कैसे जिंदा रह सकती है? हाँ, अगर वो चेयरमैन साहब जो हैं अगर वो जेल में नहीं होंगे तो वो अपनी सीट जीत लेंगे। वो 4-5 हलकों से इंतखाबात अगर उनको इजाज़त मिलती है तो वो जीत जाएंगे, और चंद जो उनके हार्डकोर लॉयलिस्ट हैं कुछ शहरी इलाकों में उनको सीट्स मिल जाएंगी। उसके अलावा तो मुझे कोई मुस्तकबिल नहीं दिखाई दे रहा। और जो इस वक्त हालात हैं, ठीक, रज़ा रूमी साहब, जो हारून रशीद साहब, जो रज़ा रूमी साहब कह रहे हैं, आप भी क्या इससे इत्तफाक करेंगे कि तहरीक इंसाफ ऑपरेशन वाइंड अप मुकम्मल तौर पर होगा, कहीं जाकर रुकेगा, या खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा? जिस तरह की गुफ्तगू आप लोग कर रहे हैं तो अगले 30 मिनट में वो खत्म हो जाएगी पीटीआई। हैं वो खुदा के बंदो, इलेक्टेबल्स एक चीज है, वोटर एक चीज है। इलेक्टेबल्स की अहमियत है, वोटरों की कोई अहमियत नहीं है। 14 सर्वे हुए हैं, 14, यानी जो हुकूमत ने खुद कराए हैं, जो गैलप ने किए हैं और जो बहुत से इदारों ने किए हैं। वोट तो उसके बढ़ गए हैं 9 मई के बाद। उन वोटरों को क्या करेंगे? उनको बाहर अरब में फेंकेंगे या मुल्क से बाहर धकेल देंगे? अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये पहले जिस तरह गलतियां की हैं, कश्मीर हाथ से गया, गिलगित बल्तिस्तान केपीके हाथ से गया, पंजाब उन्होंने पंजाब और केपीके हाथ से गया नहीं, छीना गया यार, गया सर। उनको किसी ने बोला था कि आप खुद मुस्ताफी हो जाएं नेशनल असेंबली से, यहाँ से? नहीं, उसकी गलतियां अपनी जगह, उसने गलतियां तो बहुत की हैं, जाहिर है भाई। ये ठीक है, रज़ा रूमी साहब के पार्टी की तंजीम नहीं की, उसको फैन क्लब की तरह चलाया, मगर वोटरों का क्या इलाज है? इनको 18 करोड़ आदमियों को कहीं भेज दें, इनकी जगह 18 करोड़ नए आदमी ले। अच्छा, तो जो सर्वे हो रहे हैं 16% से ज्यादा वोट नहीं है नून लीग के। अब आप ना वो उसकी जो पीपल्स पार्टी के मसला यह है कि इन्हीं 16% के ऊपर अगर इलेक्शन हो गया फिर क्या करेंगे हारून साहब? वो 16% पर कौन सा इलेक्शन होता है? इलेक्शन 100% पे होता है। तो 100% के ऊपर यह है ना कि बंदे खड़े होंगे केपीके के अंदर, जो 2 साबिक वज़ीर आला, जो आपका सदर था वो तो आज राहें जुदा अपना 20% वोट है सारी पार्टियों में मिला के, 25% होंगे, 27% होंगे, वो सारी मुत्तफ़िका उम्मीदवार तो नहीं खड़े होंगे। तो जो जीतेगी वो 7% वोटों के साथ मुल्क पे हुकूमत करेगी। तो फिर टिकट किसको देंगे? फैसल वोडा कह रहे हैं टिकट लेने के लिए बंदा नहीं होगा इनके पास। कौन कहता है नहीं बंदा होगा? फैसल वोडा कह रहे हैं। क्या मोतबर आदमी जनाब, आपने हवाला दिया आइंस्टाइन का, फैसल वोडा कह रहा है। तो आप समझते हैं कि टिकट लेने के लिए भरमार होगी अब भी? नहीं, मैं नहीं कह सकता एग्जैक्ट सूरत हाल क्या होगी, लेकिन आप देखें ना जबेले कितने हैं,
वो फजलुर रहमान भी सदर बनना चाहते हैं, जरदारी साहब भी सदर बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब मुकम्मल इख्तदार चाहते हैं। आज तक किसी आर्मी चीफ से 3 महीने से ज्यादा उनका गुजारा नहीं हुआ। अब अच्छा। उनका मिजाज 74 साल की उम्र में कैसे बदल जाएगा? शहबाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार हैं, तो ये बंदर बांट कैसे होगी इख्तदार की? सर पिछले 8 माह से तो अच्छा गुजारा आपको नहीं नजर आया? हो रहा है नवंबर से हारून साहब? जी जी, मैं कह रहा हूं पिछले 8 माह में नवंबर से लेकर अब तक गुजारा तो अच्छा नहीं नजर आ रहा आपको? 150 रुपए किलो है, 39 रुपए गंदम थी, 5600 रुपए आटा बिक रहा है, ये अच्छा गुजारा हो रहा है। ठीक। वोटर किसी शुमार कतार में नहीं है। आप तजिया निगार और जो सियासी मुदब्बर हैं उनके नजदीक वोटर और आम आदमी तो किसी सर शुमार कतार में है ही नहीं। ये तो आपकी बात बजा है, ये तो बड़े तूफान इन्होंने महंगाई के बर्पा कर दिए। मैं कह रहा हूं नवंबर से लेकर जब से अपॉइंटमेंट हुई है इस आर्मी चीफ के साथ, इस नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ, नवाज शरीफ से गुजारा हो रहा है ना। ओके, नवाज शरीफ तो इसको पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश करेगा ना। देखिए एक वाकया आपको बताऊं। अच्छा ठीक है। और जनरल कियानी ने रिटायरमेंट से 1 हफ्ता पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कौन आर्मी चीफ बन रहा है? मैंने कहा सर आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। वो नवाज शरीफ से मिल के आए थे, उन्होंने कुछ चीजें मुझे बताई। मतलब उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने मुझसे मशवरा किया, तो मैंने कहा कि मैंने उनसे मशवरा किया, तो मैंने कहा सर आप बताएं। उन्होंने कहा सीनियरिटी। तो मैंने कहा आपने क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने कहा सीनियरिटी एंड कॉम्पिटेंस बोथ। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी राय क्या? मैंने कहा मेरी क्या राय की अहमियत है, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, मगर फलां साहब नहीं बनेंगे जनरल राशिद। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आप जो बनाना चाहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा दूसरा, मैंने कहा हारून इसलिए नहीं बनेंगे, वो गलती कर चुके हैं, उन्होंने कोई लॉबिंग की कोशिश की। अच्छा, और तीसरा ये बताइए कश्मीरी कौन है या खुशामदी कौन है? उन्होंने कहा ये कश्मीरी होना अहम है। मैंने कहा वो आप देखते नहीं, मतलब कश्मीरी खुदा न खास्ता कोई कमतर लोग नहीं हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं। इकबाल ने कहा था कौम है चर्ब दस्तो तरदमाग, लेकिन वो तो बिरादरी को बड़ी अहमियत देते हैं। तो बस सन्नाटे में आ गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा आप ये संजीदा? मैंने कहा बिल्कुल मैं सीरियसली कह रहा हूँ। आप किस अपने PMLN के लीडरों की फहरिस्त बनाएं, उसमें तनासब क्या है कश्मीरियों का? तो फिर उन्होंने खैर सीधे हुए अपने मिजाज के बरक्स और मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के कहा एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। अच्छा, ये जब वो कंसोलिडेट कर लेंगे फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे, आपका ख्याल आराम से बैठेंगे? सर आपको नहीं लगता 2013 वाला 2016 वाला नवाज शरीफ अब नहीं रहा, सीख लिया उसने? इंसानी उस्ताद तबा कभी नहीं बदलती इल्ला ये कि वो तहिया कर ले। अच्छा, इंसान अपने तजिए पे जिंदगी नहीं गुजारता, अपने उस्ताद तबा पे जिंदगी गुजारता। और यही चीज इमरान खान के लिए नहीं है? 1.5 साल के अंदर उन्होंने जो कुछ किया 100% लोग के लिए। तो आपको लगता है में अगर मिजाज में ये खामी ना होती तो वो इक़्तिदार से जाते। पहली बात तो ये है कि 2018 में ये खाकसार चीख रहा था कि ये ना करो, इन पे डिपेंड ना करो, मैकेनिज्म बनाओ। मैकेनिज्म, ठीक है। 3 साल वो मुझसे नाराज रहा, मैं उससे मिला नहीं। फिर उसने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा नहीं इस तरह अब नहीं फिर आपकी मुलाकात हुई है, नाराजगी खत्म हुई, कोई मशवरे लिए आपसे उन्होंने? वो नहीं, नाराजगी सियासी लीडर के और अखबार में मशवरे लिए? अब वैसे ताल्लुकात खुशगवार हैं, अब ले लिए मशवरे? तो अब वो मजलूम है, अब क्या उससे नाराजगी? अब तो कोई ऐसा शख्स ही उसकी तौहीन और तहकीर कर सकता है जिसके सीने में दिल ना हो। आहा, तो मशवरे लिए उन्होंने? और नहीं मशवरे क्या जी, वो तो एक देखिए मैं तो वैसे ही गपशप के लिए उसके पास जाता हूँ। अच्छा, बंदे नजर आए आपको कोई 2-4 गोशा नशी कोई 4 दीवाने नजर आए आपको इर्द गिर्द? बेशुमार लोग थे वहाँ। अच्छा, दर्जनों वकील वहाँ खड़े थे, धक्कम पहल हो रही थी अंदर जाने के लिए। भरोसा किस पर कर सकते हैं वो? मुझे क्या पता है, उनसे पूछे। शाह महमूद कुरैशी? उनसे आप पूछ नहीं सकते। शाह महमूद कुरैशी उनसे तो पूछना तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम नहीं ले सकते आप। नाम नहीं ले सकते? फिर कौन रह गया? कुछ वकील और कुछ तजिया? यार मुझे क्या बताया है, मैं को पार्टी आप कह रहे थे सर के 17% के ऊपर ये हैं, बाकी 70% 80% के ऊपर वो हैं। तो मैंने कहा है ना, मैं उसमें स्टैंड करता हूँ। 14 सर्वे हुए हैं, सर्वे हुए। बाकी मुझे पार्टी के मामला का क्या पता। मैंने उसे ये पूछा था तुम्हारे पास प्लान है? उसने कहा है। इससे अगला सवाल जाहिर है नामुनासिब था कि वो प्लान क्या है।
ठीक है, तो आप अपने तजिए की बुनियाद पर आपको नहीं नजर आ रहा कि क्या प्लान हो सकता है? बात है, इतने बखेड़ों में पढ़ने के बजाय उसी से कोई अंडरस्टैंडिंग कर लें। यानी ये इक़्तिदार के बंदर वो अपना बनाना चाहते हैं सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को, बेटी को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, जरदारी साहब खुद सदर बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बेटी को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बेटे को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, फजलुर रहमान सदर बनना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा, आप मुझे बताएं, कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा, मुझे साथ ये बता दें कि ये पिंडी का रास्ता जो है अब वो हमेशा के लिए भूल जाएंगे या फिर वही रास्ता लेना पड़ेगा हालात नॉर्मल करने के लिए? कौन भूलेगा? इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। ये तो कट जाएगा जो आपने उसका नाम लिया, ये तो ममनू है। हाँ ममनू नहीं है सर, मर्जी है, आप लें। अच्छा, हमें भी इजाजत नहीं है, आपको कैसे इजाजत मिली? आप सवाल का जवाब दे दें, छोड़े इसको। नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो आप उससे पूछें। अच्छा, ये सब जो हो रहा है सर, ये फितरी हो रहा है आपके नजदीक तहरीक इंसाफ के साथ? खुद बताएं, आप बताएं, ऐसे होता है? ऐसे सर 2018 में आप सबसे बड़ी पार्टी को, यानी 1946 में अंग्रेज फैसला करते कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 2018 में ऐसा ना करते तो आज 2023 में ऐसा ना होता, नहीं लगता आपको? नहीं, उनकी गलतियां अपनी जगह, यानी एक गलती दूसरी उससे बड़ी गलती का जवाब पैदा करती है। 1971 को आप भूल गए? जिसके साथ गलती हो वो इक्तदार में आके आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं करेगा? सोचना चाहिए। ये इसका सवाल का जवाब उससे पूछे ना, मुझसे तो आप ऐसे जवाब तलबी कर रहे हैं जैसे मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पीटीआई का। सर आप बड़े उस्ताद मोहतरम, मैं बेसिकली कहता रहूं कि तुम ये गलतियां मैं बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूं सर आपसे। ये कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं क्लियर होते, कॉन्सेप्ट मुतल्लिका आदमी से पूछें, मुतल्लिका आदमी से पूछ लेते हैं। अच्छा राजा रूमी साहब, आपको क्या लगता है ये सब कुछ फितरी हो रहा है जो तहरीक इंसाफ के साथ ये मुल्क में सियासत में हो रहा है? नहीं, बिल्कुल दबाव का नतीजा है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब आप फड्डा करते हैं, अगर आपके पीछे कोई आपके पास मुनज़्ज़िम कुव्वत नहीं होती सियासी, उसके बगैर आप फड्डा नहीं कर सकते। तो आप इन्होंने गलती की इस्टेब्लिशमेंट को, और खुसूसन जो हमारे मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर हमला करके अपने लिए गड़ा खोदा है खान साहब ने, और अब उसमें वो गिर गई है ये पार्टी। अगर आपने उनका मुकाबला करना तो आपको दीगर सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर एक मुत्तहिदा महाज बनाकर इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना होता है। या आपकी पार्टी इतनी मजबूत हो ग्राउंड में, कस्बों में, गाँवों में, शहरों में, देहातों में, तो फिर तो ठीक है। लेकिन ऐसा भी अभी मामला नहीं है। ये एक फैन क्लब है जो मौजूद रहेगा और वो अपने मसीहा को चाहता रहेगा। अच्छा ऋषि साहब, दो बातों का, एक तो ये टेस्ट ट्यूब जो सियासी जमातें हैं इनकी पजीराई मुमकिन रहेगी, पजीराई ख़त्म करनी चाहिए, और जो गिले इस वक्त परवेज़ खटक साहब कर रहे हैं उस पर आप क्या समझते हैं? ये गिले तो हर सच्चाई का एक वक्त होता है ना। हाँ। गिले उस वक्त करते हैं ना जब पार्टी में थे। अच्छा, और ये टेस्ट ट्यूब वाला रवाज जो है, ये आपको लगता है कि ये चलता रहना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए? कैसे सवाल आप कर रहे हैं? जाहिर है नहीं होने चाहिए। बाकी ये बात जो रजा रूमी साहब कह रहे हैं ना कि वो एक अपना मुनज़्ज़म पार्टी नहीं थी, ये बात तो दुरुस्त है, इसमें तो कोई शुबह नहीं है। लेकिन नून लीग कौन सी मुनज़्ज़म पार्टी है जी? अच्छा, कौन सी स्ट्रीट पावर है उसके पास? वोटर हैं, लीडर हैं, कोई वर्कर हैं उसके पास, कोई तंजीम है, एक खानदान की पार्टी है सर, उसके पास भाई, दूसरा भाई, बेटी, बेटे। अच्छा जी, वो लीडर है। पीपल्स पार्टी कौन सी पार्टी है जी? उसका क्या मंशूर है जी? अच्छा, नून लीग का क्या मंशूर है? पैसे बनाने के सिवा, लूट मार के सिवा क्या मंशूर है? ये पार्टियां हैं, यानी उसमें ठीक है कि उसकी तंजीम अच्छी नहीं है, तो बात सही है। और ये भी सही है कि उसने गलत देखी। ये कौन सी पार्टियां हैं? हारून साहब, अगर उनके जायदादें जो है फर्स्ट ईयर से लेकर सेकंड ईयर तक के लोगों के ऊपर मुकदमात हो, राना सनाउल्लाह जैसे बंदे के ऊपर खुद बाद में माने कि हाँ जी जाली मुकदमे हुए थे, वो फिर भी खड़े रहे, और ये थोड़ा सा प्रेशर आए छोड़ जाए। किसने कहा जी जाली मुकदमा था? किसने कहा? ये फवाद चौधरी साहब ने कहा था।
फवाद जिसने चौधरी बनाया था जाने से उसने क्या खुद भी होता कह है? दिया था शहरियार ने। मुकदमा था तो वो अपना क्यों नहीं फेस क्यों नहीं किया अदालत में, भाग क्यों गए? और शहबाज शरीफ का मुकदमा भी गलत था, गवाह मौजूद थे, गवाह मौजूद थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद थी। जिस दिन चार्जशीट होना था उस दिन वो अपना वजीर आजम बना दिए गए। तो आपकी बात बचा। सनाउल्लाह के बारे में नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा झूठा था, तहकीकात होती तो पता चलता झूठा था या सच्चा था। तो तहकीकात कर लेते ना, इतने दिन रखा था और उसके तो बाद खुद ही तहकीकात कह रहे का काबीना के अंदर हम आवाज उठाते रहे कि आपने गलत भोंडा केस तारीखें बनाया। लेते रहे, उनकी मफाहमत हो चुकी थी जनरल बाजवा के साथ। हैं? अच्छा आज आप सवाल तो नहीं कर रहे, मेरी जवाब तलबी कर रहे हैं आप। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरे नहीं, उस्ताद इस मोहतरम तरह पूछा जाता हैं, है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ सर, जरा प्यार मोहब्बत से सर, आप उस्ताद हैं सर। तो आप कह रहे हैं कि ये सियासी जमातें जो हैं ये फारिग हैं, तो आगे फिर दोबारा आ जाएगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पार्टी। जाली हुकूमत बनेगी, जाली हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकते, हर एक को हिस्सा चाहिए, हर शाइला को अपने हिस्से का 1 पाउंड गोश्त चाहिए। ये 6 महीने साल चल जाएगी, बहुत हुआ 1.5 साल चल जाएगी। इसके बाद ये मकबरे सगीर की तारीख का सबक ये है 2, एक इसको हमेशा आयरन हैंड से गवर्न किया जाता है, यानी सख्ती होनी चाहिए किस पे? मुजरमों पे, जालिमों पे। यहाँ माफियाज को खुली इजाजत आपने दे रखी है। और दूसरा ये है कि मखलूत हुकूमतें नहीं चलती। कब मखलूत हुकूमत इंडिया में कामयाबी से चली और पाकिस्तान में? बरतानिया थोड़ी है, कोई तरबियत नहीं है, तालीम नहीं है, लोगों में शूर नहीं है। और अखबार दानिशों का हाल ये है कि बस अपना एक मिलके एक कोर्स में गीत गाने लगते हैं, खत्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ओ भाई, कोई नजूमी 3 महीने से ज्यादा की पेशीन कोई सेंसिबल नजूमी नहीं करता। ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि क्या होगा। अभी देखिए सियासत में ये बड़ा तवील अरसा होता है। अव्वल तो ये यकीनी है कि इलेक्शन हो जाएंगे। 2 करोड़ वोटरों को तो आपने निकाल ही दिया, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकते। पिछले 4 साल में जो 1 करोड़ वोटर बने हैं वो भी वोट नहीं दे सकते। ईवीएम मशीन भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। कितनी धांधली मुमकिन है 21वीं सदी में? एक आदमी पे 180 मुकदमे हैं। 21वीं सदी में तमाम दुनिया में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स पे जो मुकदमे हुए हैं उससे ज्यादा हैं। कोई तमाशा है यार, मजाक है कोई? तो सर जो आपकी राय है, प्रोफेसर रफीक साहब की भी यही राय है आपके साथ? प्रोफेसर रफीक साहब की राय उनसे पूछें, उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है। और आपने कहा कि कोई भी 3 महीने से ज्यादा पेशीन गोई नहीं कर सकता, और आपने भी ज्यादा पेशीन गोई नहीं की। 1 हफ्ता भी वो कौन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था जिसने कहा था? कायद आजम से जब कहा गया था कि 1 साल आप जिंदा रह सकते हैं, जिन्हें डॉक्टरों का अंदाजा था, तो उन्होंने कहा 1 साल बहुत तवील अरसा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब और हारून रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपकी राय बहुत मुकद्दम है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ये जी हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि कोई भी 3 महीनों क्या 1 हफ्ते से ज़्यादा जो पेशीन गोई है वो नहीं कर सकता। बहरहाल मुल्क की सियासत में बहरान है, और आगे आइंदा आने वाले महीने में जो इलेक्शन हुकूमत छोड़ेगी और उसके बाद 2 माह के अंदर इलेक्शन होंगे, उसमें क्या सूरत हाल बन सकती है। 17% वाले, या जो 70% की पेशीन गोई करता था या कहता था कि 70% मेरी पॉपुलैरिटी है, उसका अंजाम क्या होगा? ब्रेक के बाद। नए इंतखाबात का नकारा बच चुका है। मुंतखब हुक्मरान जा रहे हैं और निगरान हुकूमत वाले आ रहे हैं। पीडीएम हुकूमत की जानिब से अगले महीने यानी अगस्त में इक़्तिदार अबूरी हुकूमत के हवाले करने के 2 टोक ऐलान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया है, और वो जल्द अपने इत्तेहादियों और अपोजिशन लीडर से सलाह मशवरे के बाद निगरान हुकूमत के खदोखाल तय कर लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने यह भी इंकिशाफ किया है कि इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पर प्रोसेस शुरू कर चुका है। हल्का बंदी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह दरकार हैं। जब तक नई मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं होती, नई हल्का बंदियों का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन इस्लाहात चंद रोज में हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही नए इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत के दावों के बरक्स ऑपोजिशन जमात पीटीआई ने नए अबूरी सेटअप की तश्कील के हवाले से मुशावरती अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मॉडल टाउन में होने वाली बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सबत कर दी है। यह अब बहाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा।
अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। दो बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि जो आईनी तरीका है वो है मशावरत, मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ द हाउस तो शहबाज शरीफ साहब हो गए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बराए नाम हैं जो राजा रियाज साहब हैं, आप जानते हैं, वो तो खुद उनकी टिकट के तालिब हैं। तहरीक इंसाफ के अलावा हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने भी पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है और दो टोक ऐलान कर दिया है कि मरदमशुमारी हमारे बुनियादी मुतालबात में से एक है। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है, उससे कम के दादोशुमार हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में वक्त पर और जल्द से जल्द इंतखाबात कराने के ख्वाहिशमंद है और ऐसे तमाम इंतखाबात को जो वक्त पर कराने के बहाने चोर दरवाजे ढूंढने का एहतमाम और इंतज़ाम कर रहे हैं, उसको किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, लेकिन शफाफ इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी के साथ और नई हल्का बंदियों के साथ और नई वोटर लिस्ट के साथ एक ताज़ा, फ्रेश, गलतियों से पाक और शफाफ, ईमानदाराना इंतखाबात से कम पर पाकिस्तानी जमहूरियत खतरे से बाहर नहीं आ सकती। तहरीक इंसाफ के निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर अहम, मगर इत्तेहादी जमात MQM ने एन इलेक्शन के मौके पर मरदमशुमारी का तनाज़ा खड़ा करके नए इलेक्शन पर सवालात उठा दिए हैं। सवाल यह है कि मरदमशुमारी का ऊंट किस करवट बैठेगा या अपने ही बोझ तले दब जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साजिद अहमद के रहनुमा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। आप लोगों ने 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया, अपने मुतालबात रखे, 3.5-4 सालों में एक मुतालबा भी आपको पूरा होता हुआ नजर नहीं आया, उससे राहें जुदा की। इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया, पुरानी ही मरदमशुमारी के ऊपर आपके एतराज़ात थे, आपने मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ा और अब फिर पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप फिर उनसे अलग होंगे या साथ रहेंगे? यानी आपने ये इत्तेहाद सारे इसलिए किए कि ताकि आप खाली हाथ रह जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, आज से पहले इससे यानी कि आज PDM की जमात के साथ MQM ने माहिदा किया और वो डायरेक्ट नून लीग से जो वफाकी गवर्नमेंट से MQM का माहिदा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद। अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MQM कोलिशन में रही है तकरीबन 3.5 साल। अच्छा, उसमें जो पहला हमारा उनसे मुतालबा था, पॉइंट था, वो बुनियादी पॉइंट ये था कि आप फौरी तौर पर रीसेंसस पूरे पाकिस्तान के अंदर करवाना और स्पेशल कराची के अंदर, इसलिए कि कराची की आधी आबादी को कट कर दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन वो वफाकी प्रीवियस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी गवर्नमेंट थी, उसने 4 साल तो पूरे किए और लेकिन 4 साल पूरे, तकरीबन 4 साल पूरे करने के बाद भी उनका कहना ये था कि हमारी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है और हम डायरेक्ट हुकूमत नहीं चला पा रहे हैं, हमें कोई और कहीं और से, मतलब कोई और कुछ लोग हैं जो हमें हमारी हुकूमत को चलने दे रहे हैं, उनका क्लेम ये था बहरहाल। अच्छा, उसके बाद PDM की हुकूमत बनी, उनकी हुकूमत गई। जब PDM की हुकूमत आई तो हमने रीसेंसस का रखा, पर उन्होंने 2000 लास्ट में जो 2022 में उन्होंने अपना रीसेंसस स्टार्ट करवाया पूरे कराची के अंदर और सिंध के अंदर, और हमने 56 लाख की आबादी जो 2017 में सेंसस हुए थे उसमें कराची की 56 लाख की आबादी गायब कर दी गई थी। लेकिन बहरहाल हम MQM की कोशिशों, काविशों की वजह से वो 56 लाख की आबादी ऐड हुई और अभी भी इस पर बहुत काम की ज़रूरत है। हमारा कहना ये है मौजूदा हुकूमत से भी और जो आने वाली केयरटेकर सिस्टम है उनसे भी, एक तो पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। सेकंड ये कि इस जो साबका जो प्रीवियस मरदमशुमारी थी उसके जो नताइज थे उसको उस नताइज की बुनियाद पर इलेक्शन ना करवा जाए, बल्कि अब जो मौजूदा इलेक्शन अभी रिसेंसस हुए हैं जिसमें आबादी मज़ीद बढ़ी है। देखिए, रिसेंसस करवाने की ज़रूरत इसलिए मौजूदा हुकूमत को पेश आई कि जो 2017 के अंदर सेंसस हुए थे उसमें यकीनन टैंपरिंग की गई थी, उसमें बदनीयती थी, बददियानती थी और उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी इस बददियानती के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि अर्बन की आबादी ज़्यादा हो, जबकि दुनिया जानती है, साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, कराची पाकिस्तान का हब है, यहाँ लोग रोज़गार कमाने आते हैं, कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, पूरे पाकिस्तान को दे रहा है सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हमारा कहना ये कि अब जो नए इलेक्शन होने जा रहे हैं,
होने जा रहे हैं वो नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर करवाए जाएँ, हल्का बंदियाँ सही की जाएँ, उसके बाद डिलिमिटेशन की जाए सही से, और इन सब चीज़ों को रख कर जो आगे चल के 2023 में इलेक्शन में जा रहे हैं उसको करवाएं तो बेहतर होगा। वो इसलिए कि कराची की आबादी बहुत है। अच्छा, दूसरा ये कि देखिए, ये तो तय है कि कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। जो भी पाकिस्तान में हुकूमत आती है सबसे पहले वो कराची में MKM के दरवाजे को दस्तक देती है कि हमें आपसे बात करनी है, और हम उनके तमाम हमने हर पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, नून लीग की गवर्नमेंट आए, अभी PDM की जॉइंट एडवेंचर जो गवर्नमेंट बनी है ये आए, या इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, हमने सबका साथ दिया, यानी कराची ने सबका साथ दिया। लेकिन जब कराची के साथ देने की बारी आई तो लोगों ने मुख्तलिफ ऑप्शन पेश, मुख्तलिफ हीले बहाने पेश किए। किसी ने कहा कि हमारे पास इख्तियार नहीं था, कोई कहता है कि हमें हुकूमत नहीं करने दी गई, कोई आज PDM से बात करते हैं तो शायद उनकी मजबूरी पीपल्स पार्टी है। तो मेरे ख्याल में इन मजबूरियों से हट के दुनिया के अंदर जो शहर कमा कर देते हैं ना, जो शहर मुल्कों को पार रहे होते हैं, जो शहर मुल्कों को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, अपने मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा फंडिंग की जाती है, वहाँ रोज़गार के मौके फराहम किए जाते हैं, वहाँ डेवलपमेंट फंड दिए जाते हैं। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि कराची को पाकिस्तान बनने के बाद से नज़रअंदाज किया गया है, और वो वाहिद दौर परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था। साजिद साहब, ये आपने इन्हीं खदशात की बुनियाद के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात को छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए, तो अब भी आपका मुतालबा है, तो उससे पहले आप या तो इत्तेहाद से अलग होंगे या फिर जनरल इलेक्शन ही छोड़ेंगे? देखें, जो MKM ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट किया उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिस तरह की हल्का बंदी UCs की सतह पर की गई थी, ठीक है ना, और जिस तरह की हल्का बंदी टाउन्स की सतह पर की गई थी, उसमें कराची की 56 यूसियाँ गायब कर दी गई थी। यानी कि कल तक जहाँ पर एक टाउन के अंदर अगर 7 यूसियाँ थी तो वहाँ 4 थी, 2 माइनस कर दी थी। इस तरह पूरे कराची की 56 यूसियाँ माइनस, जबकि होना चाहिए था कि 56 यूसियाँ बढ़नी चाहिए थी, 56 या 100 यूसियाँ, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमने इस हवाले से हुकूमत से बात की, हमने जमात इस्लामी से बात की, हमने पीपल्स पार्टी से बात की। ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है कि जिस शहर की आबादी बढ़, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग अर्बन से माइग्रेट करके रूरल्स के अंदर जाएं, ठीक है ना, बल्कि होता है कि जो रूरल्स आबादी है वो माइग्रेट कर कर, हिजरत कर कर खाने कमाने, रोज़गार कमाने और नौकरी लेने वो शहरों की तरफ का रुख करती हैं। और यही वजह है कि इस शहर की आबादी पर बहुत लोड है, इतना लोड है कि जिसका तस्वर भी नहीं है। लेकिन जो साबका या मौजूदा हुकूमत है, इस शहर को सही काउंट करने को तैयारी नहीं है, यानी इस शहर की आबादियों को गिनने को सही तैयार नहीं है, और बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, दूसरा ये कि फिर हमने जमात इस्लामी से कहा कि देखिए 56 यूसीज कम कर दी गई हैं, इस बुनियाद पर आप हमारा साथ दें। जमात इस्लामी ने कहा नहीं, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे और हम हिस्सा लेंगे। हमने फिर तमाम पार्टी को दरवाज़ों पर दस्तक दी, जब नहीं माने तो हमने कहा ठीक है, हम बाहर आ जाते हैं, आप इन हो जाएं। तो आज जमात इस्लामी भी देख रहे हैं, चिल्ला रही है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने टेम्परिंग की है, अभी जो वना मेयर इनका था। तो ये बात तो सब हम कह रहे थे पहले भी कि जब वसीम अख्तर मेयर थे, हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए थे कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत जो लोकल बॉडीज़ को मुकम्मल इख्तियार दिए जाएँ। इस हवाले से MKM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन भी लगाई है, ठीक है ना। अच्छा। इसके अलावा MKM ने कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर आवाज़ें उठाई हैं। MKM कोर्ट्स गई है, MKM हुकूमत के पास गई है, MKM अपोजिशन के पास गई है, MKM मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो भी आते हैं सबके पास गई है। लेकिन फिर भी आज जमात इस्लामी आज वही रोना रो रही है। कल तक जमात इस्लामी हमें कहती थी इख्तियार नहीं तो आप बल्दियाती गवर्नमेंट छोड़ दें, बाहर आ जाएं। ठीक है साहिद साहब, मुझे ये बताएं कि आइंदा जो इलेक्शन है उससे आप राह फरार चाह रहे हैं, क्योंकि न पहले आपकी बात सुनी, आपने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर लिया, उन्होंने अपना मेयर बना लिया, तो अब भी आप राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं, यानी आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे? बात ना सुनने में हमारा कोई नुकसान नहीं है, ये नुकसान पाकिस्तान का है, ये इस मुल्क का नुकसान है। दूसरा ये कि आज खालिद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये चीज़ रखी है सामने कि जो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत अगर इलेक्शन कराए जाएंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो वोटर लिस्टें भी बनी हैं कुछ अर्से पहले, इसमें कुछ अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी वोटर लिस्टें बनाई हैं कि जो वोटर्स हैं वो इलेक्शन वाले दिन अपना पोलिंग स्टेशन। तो फिर मैं आपसे ये पूछूं कि आज के दिन तक आप इस बात पे क्लियर नहीं है कि आपने इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना, आपके मुतालबात पूरे तो होने नहीं है, तो आप क्लियर नहीं है कि आप इलेक्शन में जाएंगे या नहीं?
मैं ये अखज़ नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे देख रहा हूँ कि आगे क्या टिकट सिस्टम आना है और आगे क्या पॉलिसीज़ बनती हैं, हुकूमत के मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन किस तरह से होने, इसके ऊपर देख कर हम आगे इंशाल्लाह पॉलिसी बनाएंगे। और आज वैसे भी एमक्यूएम ने बात रख दी है कि वो इलेक्शन हमें काबिल कबूल नहीं होंगे जो प्रीवियस शुमारी के तहत। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात करेंगे। IMF से कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तानियों की मुआशी मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही हैं। जूं जूं तफसीलात सामने आ रही हैं वो होश रबा हैं। रुपए की कदर में जो इस्तेहकाम आया था वो सिलसिला भी आर्जी साबित हुआ। डॉलर की कीमत एक बार फिर से बढ़ने लगी है। 3 अरब डॉलर मंजूरी के साथ ही IMF ने मजीद शराइत भी पेश करना शुरू कर दी हैं। बिजली महंगी करवाने के बाद IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रूरी शोबे पर भी टैक्स आयद करने का मंसूबा मांग लिया है, क्योंकि IMF का कहना है पाकिस्तान के पास इन दोनों शोबे में महसूलात बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। उनसे पहले भी कर्ज की किस्त जारी करने के लिए IMF ने इंतहाई सख्त शराइत नाफिज की थी और हुकूमत पाकिस्तान ने वो शराइत भी मानी थी। बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाए गए थे। इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए पहले से पिछले तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाला गया था। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाई गई थी। शरह सूद में इजाफा किया गया था, जिसका हतमी नतीजा मजीद महंगाई की सूरत में सामने आया है। शाहिद हसन साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, IMF के कहने पर बिजली महंगी कर दी, अब मजीद टैक्सेस भी मजीद सेक्टर्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं। एक घरेलू सारिफ को 50 रुपए फी यूनिट बिजली मिलेगी। यह सिलसिला कहीं जाकर रुकेगा या नहीं? बात यह है कि पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि जी बिजली, क्योंकि बिजली की चोरी हो रही है, बिलों की अदायगी लोग नहीं करते, ट्रांसमिशन के और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं और हमारा सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से IMF की डिमांड के तहत हमने ये बढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो टैक्स की चोरी के या बिजली की चोरी के नाअहली के नुकसानात हैं वो आवाम को मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो ये तो गैर अखलाक़ी भी है और गैर क़ानूनी भी है, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये भी कहा कि जी हम टैक्सों की शरह बढ़ाते हैं मगर टैक्सों की वसूली बढ़ती नहीं है तो फिर दोबारा बढ़ाना पड़ता है। यानी वो कहते हैं कि टैक्स की चोरी की वजह से भी ये हो रहा है। दूसरी बड़ी अहम बात ये है कि आप जब तक कोई डैम हम नहीं बनाएंगे हमारी बिजली महंगी होगी। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि अगर पानी से आप बिजली बनाएं तो बढ़ता है 7 रुपये यूनिट, और फर्नेस ऑयल से जो हम बना रहे हैं वो बढ़ती है 49 रुपीज़, यानी 7 गुना ज़्यादा। तो आप ना तो डैम बनाना चाहते हैं, हमने 74 के बाद से कोई डैम अभी तक मुकम्मल नहीं किया, ना जो है हमारा सोलर सस्ता है, हम उस पर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे, LNG पे कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके और यह है कि करप्शन भी हो रहा है, शान अखराजात भी चल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी GST अब 18% लगा रहे हैं तो भी फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये पेट्रोलियम मसनूआत यानी फर्नेस ऑयल पर आपने जब 18% GST लगा दिया, पेट्रोलियम लेवी कर दिया, तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जब तक हमने ये पॉलिसियाँ अपनाई हुई हैं ताकतवर तबकों को नवाजने की, आवाम को कुचलने की, उस वक्त तक बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख जो हैं वो ऊँचे रहेंगे। और एक और बड़े अहम नुकता है रुपए की कदर। आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, अगर आपको मैं बताऊं कि अब से 5 साल पहले हमारा $1 124 रुपये पे था, अब ये 287 पर आ गया 5 साल के अंदर। इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उस वक्त 121 रुपये से कन्वर्ट होती थी, अब 287 से कन्वर्ट हो रही रुपीज़ में। फिर इसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, ठीक, उनका टैक्स भी बढ़ गया। तो ये तो फिर शैतान की एक आंत है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, बिजली के नर्ख बढ़ते रहेंगे, गैस के नर्ख बढ़ते रहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं मईशत के लिए हम एक खुदकशी कर रहे हैं और आवाम को तकालीफ में मुब्तला कर रहे हैं, बरामदात को गिरा रहे हैं। इसलिए अब वक्त ये आ गया है कि ये नुकसानात जिनको बचाया जा सकता है, बचाने के लिए हम इस्लाहात को कानूनी शक्ल दें, इलेक्शन से पहले दें, वरना अगली हुकूमत आएगी वो भी यही चलता रहेगी और हम बहुत पीछे चले जाएंगे खत्ते के मुल्कों के मुकाबले में। हमारी आवाम कुचले जाएंगे, हमारी बरामदात मुतासर होंगी और लोगों की निजी ज़िंदगी मुतासर होगी, क्योंकि जब उनको वो पेट भर के अपने बच्चों को
ख़ानदान को खाना नहीं खिला सकते, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, स्कूल नहीं भेज सकते चूँकि नर्ख बहुत ज़्यादा है बिजली, गैस और पेट्रोल और महंगाई के, तो उनके घरेलू झगड़े शुरू हो जाते हैं। उनकी पैदावारी जो दफ्तर में जाते हैं या इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही तबाहकुन रास्ता है जो अभी तक हमने अपनाया हुआ है, और मेरे ख्याल से इसको फौरी तौर पर बदलने की। डॉक्टर साहब, आपने जो इस्लाहात की बात की, आपने देखा कि लाइन लॉसेस जो हैं वो बढ़ते हैं, चोरी होती है बिजली, सर्कुलर डेट बढ़ता है, उसकी वजह से मजीद टैक्सेस लगाने पड़ते हैं उसको कवर करने के लिए, और वो उस बंदे पर लगते हैं जो पहले ही बाकायदा तौर पर ना चोरी कर रहा है और बल्कि बाकायदा तौर पर टैक्सेस अदा करके बिजली का बिल अदा कर रहा है। तो ये आप इस्लाहात की बात करें, कैपेसिटी पेमेंट और ये पावर प्लांट से जो मुआहदे हैं, क्या हम इन मुआहदों से नहीं निकल सकते? कितना वक्त दरकार है? इलेक्शन से पहले तो टाइम ही बहुत कम रह गया। देखिए, बिल्कुल निकल सकते थे, और इमरान खान के दौर में ये एक वक्त आया था तो उस वक्त उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हुए थे। तो मैंने तो ये तजवीज़ दी थी कि इन्होंने बेतहाशा दौलत कमाई है, बेतहाशा कमाई है, गैर कानूनी तरीके से कमाई है, तो उनके साथ नेगोशिएट करें, वो ज़रूर कम करेंगे, लेकिन पहले उनको पता हो कि हुकूमत उनसे कम कराना चाहती है, उनका नाम ECL में डाल दें। लेकिन ताकतवर तबकों को खुश रखने के लिए कोई हुकूमत भी वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहती। ज़रूर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान में मसला ये है कि IPPs हैं, ताकतवर लोग हैं, हमारे शुगर माफिया है, प्रॉपर्टी माफिया है, उसके बाद जो है इंडस्ट्रीज़ का माफिया है, एक्सपोर्टर्स का माफिया है, स्टॉक एक्सचेंज का माफिया, ये सारे माफियाज इकट्ठे हैं और हुकूमत को भी उनकी मदद की ज़रूरत होती है। तो जो कुछ बेहतरी ला सकते थे और लानी चाहिए थी, IPPs के साथ भी ला सकते हैं। वो हुकूमतें कमज़ोर पड़ जाती हैं क्योंकि इंतखाबात में उनकी मदद की ज़रूरत होती है, चंदों की ज़रूरत होती है उन लोगों से पैसे लेने की, तो उनको टैक्स की चोरी भी करने देते हैं, उनको मुनाफाखोरी भी करने देते हैं, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन किसी हुकूमत में पॉलिटिकल विल यानी सियासी अज़्म नहीं था कि वो करें। बड़ा अच्छा मौका ज़ाया किया गया है। डॉक्टर साहब, IMF प्रॉपर्टी के ऊपर और ज़रूरी शोबों के ऊपर मज़ीद टैक्सेस की डिमांड कर रहा है। आपको लगता है कि यह हुकूमत उन पर मेनुआना अमल कर लेगी या उसे करना भी चाहिए? देखिए, बात ये थी कि हम ये क्यों कहें, आप खामखा जो है ना एक और डिस्प्यूट हम क्रिएट क्यों करें। हम तो ये कहते हैं कि आप ये कानून बना दें पाकिस्तान के अंदर कि हर वो आदमी इदारा जिसकी आमदनी 10 लाख रुपए सालाना से कम है, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, इनकम टैक्स। और 10 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना जिसकी भी आमदनी है, किसी भी सोर्स से है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे एक्सपोर्ट है, सैलरी है, जो भी है, चाहे वो डोनेशंस है, उससे भी टैक्स लिया जाए। देखिए, प्रॉपर्टी में तो बेतहाशा, आपको मैं हैरान होंगे आप, कई हज़ार अरब रुपये का चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा, स्मगलिंग का पैसा प्रॉपर्टी में लगाया है, और हुकूमतों की मदद से लगाया है। एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सूबाई हुकूमतों की मदद से लगाया है। आज की तारीख में अगर आप एक 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचते हैं, हुकूमती कानून के तहत 2 करोड़ में उसकी रजिस्ट्री होती है, यानी 18 करोड़ का चोरी का पैसा रेगुलराइज हो जाता है। तो वो जब तक आप मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाएंगे, तो चाहे प्रॉपर्टी हो या एग्रीकल्चर हो, मैं तो ये कहता हूँ कि हर आमदनी पर टैक्स लगाएं जो किसी भी सोर्स से हो। अगर उसको डोनेशन मिल रहा है, वो भी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे भी टैक्स लें, फिर उसको आवाम के ऊपर खर्च करें। अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान की मईशत कभी भी बेहतर नहीं होगी। हम कर्ज़ों के बोझ में जकड़े रहेंगे और महंगाई बढ़ती रहेगी, गुर्बत बढ़ती रहेगी, गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ता रहेगा और बेरोज़गारी भी रहेगी, और हम जा रहा कर्ज़ों का बोझ बढ़ते बढ़ते इतना होगा जो आज नौबत ये आ गई है कि आपको मैं एक फ़िगर दे देता हूँ कि जो FBR की रेवन्यूज़ हैं, उसमें आप सूबों को पैसा दे दीजिए तो उनके पास बचते हैं, जो रकम बचती है उससे सूद अदा नहीं हो सकता। सूद की रकम है 7,000। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।